हिंदी व्याकरण में हम समास की चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले यह समझना चाहते हैं कि समास क्या होता है। देखो, दो शब्द होते हैं, दो शब्दों के बीच में विभक्ति उनको जोड़ती है, या योजक शब्द उनको जोड़ते हैं, या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उन दो शब्दों को जोड़ के एक भाव प्रकट कर देते हैं। तो समास का जो अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की जो रचना विधि है, वो संक्षिप्त करने की रचना विधि को समास कहते हैं। तो जब हम किसी पूरे सेंटेंस को या उन दो शब्दों को या उससे विभक्तियों को हटा देते हैं, या योजक चिन्ह को हटा देते हैं, या एक से अधिक शब्दों को हटा देते हैं, और जब दो मूल शब्दों को हम पास में लेके आते हैं और उनको जोड़ देते हैं, तो इससे जो सामासिक पद बनता है, इस सामासिक पद का एक अर्थ होना चाहिए। मतलब जो एक्चुअल में जो पहले विस्तार था उसका और जो भाव प्रकट कर रहा था, वो भाव खत्म नहीं होना चाहिए, और एक ऐसी रचना विधि के द्वारा हम उन शब्दों को लोप कर दें, यानी शब्दों का लोप कर दें, और उस रचना विधि के द्वारा लोप करके वो दो शब्द हम नज़दीक ले आए, यानी जोड़ दें, और उनका भाव समान बना रहे। तो ऐसी रचना विधि को हम समास कहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कॉमन भाषा में अपन ये बोलते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, इस नए शब्द बनने की क्रिया विधि को हम समास कहते हैं, और नए शब्द को सामासिक पद कहते हैं। जब इस नए शब्द को हम विग्रह करते हैं, यानी समास विग्रह करते हैं, तो जिन चीज़ों का लोप हुआ है, चाहे वो कारक विभक्ति हो, चाहे वो आपका योजक शब्द हो, या अन्य कोई हो, जिनका लोप हुआ है वो फिर से प्रकट हो जाते हैं, तो उसे अपन समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक शब्द लिखा है देशभक्त, तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे देश और ये भक्त, तो देशभक्त मान लो एक समास है। अब इसका मैं विग्रह करता हूँ, तो देश को मैं अलग कर देता हूँ और भक्त को मैं अलग कर देता हूँ, तो ये टूट गया, ये विग्रह हो गया। लेकिन एक्चुअल में ये जो मैंने प्लस किया है, यहाँ पे क्या है, कारक विभक्ति है, यानी देश का भक्त। तो यहाँ पे जो कारक विभक्ति थी का, इसका लोप कर दिया है। इसका लोप करके जो है ना, मैंने ये लिख दिया, और जब इसका विग्रह किया तो मैंने देश का भक्त, ये समास विग्रह हो गया, ये वास्तविक रूप हो गया। तो देशभक्त किसको कहते हैं? भाव वही रहा है, देश का भक्त यानी देशभक्त। तो देखो, भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन मैंने उसकी एक ऐसी रचना विधि जिससे हम उसे कम कर देते हैं, तो इसको हम समास कहते हैं। समास को इस नज़रिए से समझना चाहिए था। तो अगर समास को हम इस नज़रिए से समझते हैं, तो देखो, समास में दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। तो अब जैसे आप कॉमन वे में जानते हो कि मान लो एक है राज और एक है आपका पुत्र, ये राज और ये है पुत्र। ये जो राजपुत्र होगा, इस राजपुत्र को हम कैसे देखेंगे? ये हमारा पहला पद हो गया, इसे हम बोलते हैं पूर्व पद, और ये हमारा दूसरा पद हो गया, इसे हम बोलते हैं उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब होता है बाद का पद। ये आप समझ रहे हैं? देखो, इस समास में क्या होता है, समास का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें कैसे समझना पड़ेगा। क्वेश्चन समास से बहुत तरीके से पूछे जाते हैं, सीधे सीधे शब्द दे दें और कौन सा समास है, ये तो कॉमन क्वेश्चन होता है। मतलब कौन सा, किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा पद गौण होता है, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा पद विशेष होता है, कौन सा विशेषण होता है, यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। तो तमाम प्रकार से जब क्वेश्चन पूछते हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि समास के इतने बिंदु अपने समझ में आना चाहिए। समश्रोतीय समास कौन सा है, संकर समास कौन सा है, इस टाइप से भी पूछे जा सकते हैं। यानी हर बिंदु पे अगर आपकी समास की पकड़ बनी है, तो मुझे लगता है समास से क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। तो जैसे अपन इसको लेते हैं, तो ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। इनमें से कोई पद एक, देखो इसका एक पद होता है प्रधान और एक पद होता है गौण। गौण का मतलब होता है कम महत्व का, और प्रधान का मतलब होता है ज़्यादा महत्व का। हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमारे पास एक ये है, एक ये है, दो चीज़ें हैं। दो चीज़ों में जो है ना, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, प्रायिकता कितनी बनती है।
इन दो चीज़ों से देखते हैं तो इन प्रायिकता से समझते हैं। तो एक ही बार में हम सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो जैसे एक प्रधान हो गया और ये गौण हो गया और ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। यहाँ पे हम देखते हैं ये पद प्रधान हो सकता है, ये पद गौण भी हो सकता है। अगर ये प्रधान है तो ये पद कैसा होगा, ये पद गौण होगा, ये पद गौण होगा। ये पद गौण है तो ये पद कैसा होगा, ये प्रधान होगा, ये पद प्रधान हो जाएगा। आप हमारी बात को समझ रहे हैं? कहने का मतलब है अगर ये पद प्रधान है, ये वाला पद प्रधान है, तो ये पद क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा। अगर ये पद गौण है, ये वाला पद गौण है, तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। या दोनों पद प्रधान हो सकते हैं, ये भी प्रधान हो सकता है, ये भी प्रधान हो सकता है, या दोनों पद गौण हो सकते हैं, मतलब ये भी गौण हो सकता है, ये भी गौण हो सकता है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो बनी है वो 4 प्रोबेबिलिटी बनी है, 4 प्रोबेबिलिटी बनी। तो बेसिक स्ट्रक्चर में जो लेते हैं हम समास को, इस आधार पे बेसिक स्ट्रक्चर में लेते हैं। तो मूल रूप से समास जो है ना 4 प्रकार के होते हैं। वैसे समास 6 प्रकार के होते हैं। वैसे इस आधार पर 4 प्रकार के कैसे होते हैं कि किसी एक समास का एक पद गौण होगा, दूसरा प्रधान होगा। अगले समास का किसी का एक पद प्रधान होगा, दूसरा गौण होगा। अगले का क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे। अगले का क्या होगा, दोनों पद गौण होंगे। तो हमारे पास तो 4 ही प्रोबेबिलिटी है, 4 प्रोबेबिलिटी है, तो 4 ही वो बन सकते हैं। लेकिन कुछ 2 समास ऐसे हैं, जैसे कर्मधारय समास है और दिगु समास है। कर्मधारय समास और दिगु समास का जो इस टाइप का प्रॉपर्टीज होता है, जिन्हें हमने अब स्वतंत्र समास मान लिया है, लेकिन इस टाइप का प्रधान और गौण का जो प्रॉपर्टीज होता है वो तत्पुरुष समास के साथ अटैच होता है। भाई तत्पुरुष समास का क्या होता है, पहला पद गौण होता है और दूसरा पद उसका प्रधान होता है। तो कर्मधारय का क्या होता है, तो कर्मधारय का भी होता है, पहला पद जो है ना गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। तो दिगु समास का क्या होता है, दिगु समास का भी पहला पद गौण होता है, दूसरा प्रधान होता है। तो जो प्राचीन रचनाकार थे, उन प्राचीन रचनाकारों ने इस आधार पर जो है ना समास को 4 भागों में विभाजित किया था। लेकिन जो आधुनिक रचनाकार हैं या आधुनिक जो हिंदी व्याकरणविद हैं, उन व्याकरणविदों ने ये स्वतंत्र समास मान लिए। तो वर्तमान में समास हम 6 प्रकार के मानते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास, ये 6 प्रकार के समास हम मानते हैं। ये 6 प्रकार के समास मैंने आपको लिख दिए हैं। आज हम चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास की हम कैसे चर्चा करेंगे, तो तत्पुरुष समास की चर्चा करने से पहले हमें पहले समश्रोतीय समास जो एक होता है, डेफिनेशन समश्रोतीय मतलब एक ही स्रोत से आए शब्दों से बनने वाला समास। एक ही सोर्स से, एक ही लैंग्वेज से आए हों। तद्भव के होंगे तो समश्रोतीय हैं, तत्सम के होंगे तो समश्रोतीय, अरबी के होंगे तो समश्रोतीय, फारसी के होंगे, इंग्लिश के होंगे। तो मतलब कुछ समास ऐसे हैं मतलब जो एक ही सोर्सेज से आती हों। जब एक ही सोर्सेज से आती हैं तो उसे हम समश्रोतीय समास कहते हैं। कुछ समास ऐसे होते हैं हमारे पास जो संकर समास होते हैं, जैसे राजपुत्र। तो देखो राजपुत्र एक एग्जाम्पल है। राज मतलब तत्सम है, पुत्र मतलब तत्सम है। जब दोनों ही तत्सम हैं, अब दोनों तत्सम हैं तो दोनों में तत्सम होने की स्थिति में क्या है कि एक ही सोर्सेज से हो गए। तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। भाई राजपुत्र को अगर हम विग्रह करते तो क्या हो जाएगा, राज का पुत्र थोड़ी हो गया, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र इसका विग्रह हो गया, राजपुत्र इसका जो है ना समास हो गया, ये तत्सम समास है। तद्भव का अगर हम लेते जैसे बैलगाड़ी है, तो बैल क्या है, तद्भव का मतलब होता है अपना लोकल लैंग्वेज, यानी तत्सम से जो रूप परिवर्तित हुआ और तत्सम से विरूपित होकर जो रूप आम भाषा के प्रचलन में आ गया है उसे अपन तद्भव कहते हैं। तो जैसे मान लो एक बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी का मतलब क्या हो गया, बैल कहते नहीं यार तो बैल है मतलब ऐसे ही है, ढोर है। गाड़ी मतलब गाड़ी, कहाँ गए थे, गाड़ी ले आओ, तो गाड़ी मतलब ये दोनों लोकल शब्द हैं। तो ये क्या हो गया, तद्भव के हो गए। तो बैलगाड़ी का विग्रह क्या होगा, मतलब बैलों से खींचे जाने वाली गाड़ी, इसका पूरा जो विग्रह होगा। बैलों की गाड़ी नहीं है, बैल की थोड़ी बनी गाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी बैलगाड़ी। तो देखो से खींची जाने वाली, इतने वाले सारे शब्दों का लोप कर दिया हमने उस क्रिया विधि से, और हमने क्या लिख दिया, बैलगाड़ी लिख दिया। तो बैलगाड़ी का अर्थ बैलों से खींचे जाने वाली गाड़ी का अर्थ एक ही रहा है, अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ पे जैसे विदेश शब्दों के लेते जेब खर्च, जैसे जेब खर्च, तो जेब के लिए खर्च काय के लिए, जेब के लिए खर्च, तो जेब खर्च। तो जेब शब्द भी जो है ना वो फारसी का है और खर्च शब्द भी फारसी का है। तो ये जो है ना विदेशज हो गया है। तो अपन ने क्या देखा, तत्सम समास मतलब राजपुत्र, तद्भव समास मतलब बैलगाड़ी, और विदेशज समास यानी जेब खर्च। तो ये जो है ना हमें शब्दों पे पकड़ बनाना पड़ेगी थोड़ी बहुत, और जैसे हमारी थोड़ी बहुत शब्दों पे पकड़ बन जाती है तो हम समास को आसानी से समझने लगते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं किसकी,
ये इसकी तत्सम समास की। एक होता है समश्रुति, तो दूसरा क्या होता है संकर समास। देखो संकर समास को भी समझो, इन समासों को हम कैसे समझते हैं। देखो आप सोचो कि साहब एक एक चीज़ लिख के जो है वो वैसे हो जाए, तो कुछ आप भी काम करो ना। संकर समास का जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, संकर समास में देखता हूँ कि एक शब्द जो है ना तत्सम का हो, एक विदेशी हो, एक तत्सम का हो, दूसरा तद्भव हो, कोई तद्भव हो, विदेशी हो, दो भाषाओं या दो चीज़ों से जो अलग अलग कैटेगरी से बनने वाले समास होते हैं वो होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, योजना कमीशन, योजना कमीशन, ये मैंने एक शब्द लिखा है कमीशन। अब आप खुद इस बात को जानते हैं, अगर नहीं जानते तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। योजना जो है ना ये तत्सम शब्द है, योजना तत्सम है, संस्कृत का शब्द है, और कमीशन अंग्रेजी का शब्द है। भाई कमीशन तो अपन जानते हैं, कमीशन क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। योजना कमीशन कहते हैं अपन इसको। तो इसका मतलब क्या होगा, एक तत्सम हो गया और एक आपका जो है ना क्या हो गया, विदेशज हो गया। तो ये क्या हो गया, संकर समास बोला हमने। संकर का मतलब मिक्स्ड है। जैसे डाक खाना, डाक खाना, डाक क्या होता है, डाक तद्भव होता है, हमारी देसी भाषा का है, और खाना क्या होता है, खाना विदेशी है यानी फारसी भाषा का है, तो डाक खाना हो गया। जैसे पाकेट मार, पाकेट क्या होता है, पाकेट इंग्लिश शब्द है, विदेशी का है, और मार क्या है, पाकेट मार, मार क्या है, ये तद्भव शब्द है। बोले मार दिया, क्या कर दिया, बोले मार दिया, तो मार शब्द क्या है, तद्भव है, तो ये क्या हो गया, विदेशी प्लस तद्भव। इस टाइप से भी हम क्वेश्चन को आते हैं तो उन्हें हैंडल करना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है कि ये तत्सम तद्भव है, तत्सम तद्भव है, तत्सम विदेशज है, विदेशज तत्सम है, किस टाइप का है, इस टाइप से जो है ना हमें देखना पड़ता है। तो ये संकर समास कहलाते हैं। तो ये संकर समास हो गया। अब बात करते हैं तत्पुरुष की। तो देखो हम तत्पुरुष समास के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं तो हम इसको यहीं से देखते हैं। आप एक वास्तविक रूप से केवल तत्व और पुरुष के बारे में चर्चा कीजिए। तत्पुरुष, पुरुष का मतलब व्यक्ति से नहीं है, पुरुष का मतलब आदमी से नहीं है, पुरुष का मतलब होता है पर्सन। पर्सन का मतलब होता है, देखो पर्सन क्या होती है, बचपन में पढ़ा होगा आपने कि पर्सन क्या होते हैं। तो पर्सन कैसे होते हैं, मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। देखो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इसको वैसे भी बोलते हैं अपन। तो उत्तम पुरुष कौन होता है, मतलब मैं उत्तम पुरुष हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो जिससे मैं बात कर रहा हूँ तो वो क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, अब मैं किसी तीसरे के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, तो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, वो अन्य पुरुष हो जाएगा। हम आपसे बात कर रहे हैं कि यार नाथूराम जो है ना, वो नाथूराम अच्छा आदमी नहीं है, उस आदमी ने जो है ना बहुत सारी समस्याएं क्रिएट कर दी हैं, तो मैं बात तो आपसे कर रहा हूँ, तो नाथूराम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो नाथूराम हो गया अन्य पुरुष, आप हो गए मध्यम पुरुष, मैं हो गया उत्तम पुरुष। तो मैं उन पुरुषों की बात कर रहा हूँ। जब अपन उन पुरुषों को समझने लगते तो तत्पुरुष समास को भी समझ ले। तत् माने होता जस्ट अभी, तत्पुरुष मतलब अभी अभी जो। तो देखो जब हम तत्पुरुष समास की बात करेंगे तो तत्पुरुष समास में हम क्या देखते हैं कि इसका पूर्व पद गौण होता है और इसका उत्तर पद प्रधान होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसका पहला पद जो है ना वो गौण होता है और बाद का पद जो है ना वो कैसा होता है, प्रधान होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो बाद का पद प्रधान होता है तो इसके साथ हम पहचान कैसे कर सकते हैं, मतलब हाउ टू प्रूव दिस, कैसे पहचान करेंगे हम, कैसे हम ये डिक्लेयर करेंगे, कैसे हम ये शो करेंगे कि ये तत्सम है या नहीं। तो देखो बहुत सिंपल सी इसके लिए आता है। अब तत्सम समास कितने प्रकार के होते हैं ये मैटर नहीं कर रहा है। देखो तत्सम समास के साथ एक वो होगी, एक सुविधा होगी आपके लिए समझने के लिए। संज्ञा पद के साथ क्या होगा, संज्ञा पद होगा, मतलब उसका जो है ना पहला पद जो होगा वो संज्ञा होगा, उसका दूसरा पद भी क्या होगा, संज्ञा पद होगा। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, संज्ञा पद के साथ, संज्ञा पद के साथ क्या होगा, यहाँ पे क्रियापद होगा। ये हमारी पहचान है। संज्ञा पद, देखो संज्ञा समझते हो व्यक्ति वस्तु या उसके किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, और बचपन से पढ़ते आए। संज्ञा क्या है, सम धन ज्ञान, जो उसी की तरह ज्ञान करवा दी वो संज्ञा है, उसी की तरह ज्ञान करवा दी बिल्कुल, तो ये संज्ञा है। तो क्रियापद क्या होता है, जो क्रियाविधि होती है कार्य करने का, जो क्रियाविधि होती है वो क्रियापद होता है। तो संज्ञा के साथ संज्ञा मिल जाए तो क्या होगा, तत्पुरुष समास हो गया। संज्ञा के साथ क्रिया मिल जाए तो तत्पुरुष समास होगा। यहाँ से अपन पकड़ सकते हैं।
अब आते हैं कि अगर तत्पुरुष समास को पढ़ना है आपको, तो आपको सबसे पहले जो है ना कारक विभक्ति को पढ़ना पड़ेगा। कारक विभक्ति आपने बचपन में पढ़ी होगी, कर्ता ने कर्म को करण से वगैरह वगैरह। तो कारक विभक्ति को अगर आप नहीं जानते हो तो फिर आपको जो है ना तत्पुरुष समास को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस कारक विभक्ति का लोप होता है वो तत्पुरुष समास उसी का होता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, तो कर्म कर्ता ने, कर्ता करने वाला है तो कर्ता ने किसको? कर्म को। अब कर्म को किसको किया है? कर्म को किया है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को करेगा। तो को विभक्ति का जहां लोप हो रहा होगा या विग्रह में को विभक्ति जहां प्रकट हो रही होगी तो वहां क्या होगा? कर्म तत्पुरुष होगा। करण तत्पुरुष क्या होगा? करण तत्पुरुष में करण की कारक विभक्ति क्या होती है? शे या के द्वारा, तो ये उसकी कारण विभक्ति होती है। तो यहाँ पे लोप किसका होगा? से का लोप होगा या से प्रकट होगा, के द्वारा का लोप होगा या के द्वारा प्रकट होगा। तो ये जो है ना करण तत्पुरुष होगा। इसी टाइप से हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमें कारक विभक्ति को समझना पड़ेगा। कारक विभक्ति को समझने के लिए या तो आप रट लो, जो कारक विभक्तियाँ हैं 8, वो या तो आप रट लो। अगर आपको नहीं रट पा रहे हो तो फिर आपको दूसरे तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगी। इसका और कोई विकल्प नहीं होगा। देखो मैं करता हूँ, मैंने मान लो ये चीज़ यहाँ पे रखी है और मैं हूँ करता। तो देखो मतलब कारक विभक्ति को देखो, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से मतलब के द्वारा या किसी से, करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ये से है पृथक होने के लिए, अपादान से संबंध काकी के रारी रे नानी ने, और अधिकरण मतलब मैं पर, और इसके बाद जो है ना आपका जो लास्ट आएगा वो मतलब काम जब कर लेते हैं तो आश्चर्यजनक, मतलब कैसे हो गया। तो देखो मैं एक विकल्प इसके लिए दे, ये एक वस्तु रखी हुई है, अब इस वस्तु को मुझे यहाँ लाना है। तो कर्ता कौन है? मैं हूँ। तो काम किसने किया? मैंने किया। तो कर्ता ने मतलब मैंने इस वस्तु को हाथ से उठाया और इसको जो है ना यहाँ रख दिया। बस इस वस्तु को यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ पे पूरी 8 के 8 कारक विभक्तियाँ हो गई हैं। अब कैसे रख दिया? देखो मैं करता था तो मैं कर्ता ने इसको उठाया, तो काय को किया? कर्म को किया ना मैंने, तभी तो इसको उठाया। कर्म किया तब ये उठी। तो कर्ता ने कर्म को, काय से? करण से। करण माने होता हाथ, भाई कर माने क्या होता? हाथ। करण से मतलब हाथ से, तो करण से। अब जब करण से मैंने उठा लिया तो कोई ना कोई तो एक उद्देश्य होगा। तो संप्रदान क्या होता? एम होता, उद्देश्य होता है। तो काय के लिए उठाया? मुझे लग रहा था कि यहाँ से यहाँ रख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो एक मेरा उद्देश्य रहा। तो क्या हो गया? संप्रदान के लिए, मतलब काय के लिए? किसी उद्देश्य के लिए। जब उसे मैंने उद्देश्य के लिए यहाँ से उठा के यहाँ रखा तो ये पृथक हो गया। देखो यहाँ से हट के जो यहाँ चला गया तो ये पृथक हो गया। तो वही आ गया, जब पृथक हो गया तो अपादान से मतलब अलग हो गया। ये यहाँ से ये अलग हो गए, तो वही से जो आता है वो पृथकीकरण के लिए आता है। अब जब यहाँ पे आ गया तो रिश्ता किसके साथ हो गया? इसके साथ रिश्ता हो गया। तो संबंध मतलब इसके साथ रिश्ता जो पृथक हो गया था, टूट गया था, अब इसका रिश्ता किसके साथ बन गया? इसके साथ बन गया। तो ये हो गया संबंध। संबंध मतलब काकी के रारी रे नानी ने, ये संबंध जो विभक्ति होती है तो संबंध विभक्ति हो गई। अब जब यहाँ से इससे संबंध बन गया तो अब जो मैंने ये रखा था इसके साथ संबंध बना था, या तो मैंने इसके ऊपर रखा होगा या इस में रखा होगा। भाई 2 चीज़ें होती दुनिया में, या तो किसी के ऊपर होते हैं हम या किसी में। हम दुनिया में रहते हैं, हम जमीन पर रहते हैं, हम घर में रहते हैं, हम छत पर हैं। दुनिया में तो 2 ही चीज़ें हैं, समझ रहे ना। तो ये क्या हो गया? ये जो है ना अधिकरण यति मैं और पर। और जब मैंने ऐसा कर दिया तो मुझे आश्चर्य हो गया कि यार मैंने ऐसा कर लिया है, तो वो आश्चर्यजनक हो, हे हरे हाय, ये आश्चर्यजनक हो जाता है। तो आपको या तो कारक विभक्ति याद करना पड़ेगी। ये पेन उठा के यहाँ रख दो, पेन उठा के यहाँ रख दो, तो आप सब समझ जाएंगे कि कारक विभक्ति क्या है। मतलब आप करता हो, कर्ता ने क्या किया? कर्म को किया है। कर्म को काय से किया? हाथ से किया, तो करण से। अब करण से जब कर दिया है तो काय के लिए? उद्देश्य था कोई ना कोई करने के लिए, तो संप्रदान के लिए। जब संप्रदान के लिए कर लिया तो यहाँ से उठ के चीज़ यहाँ चली गई तो इससे पृथक हो गई, तो ये पृथक से आ जाएगा। जब इधर पहुँच गई तो इसके साथ रिश्ता बन गया, उसका रिश्ता बन गया तो संबंध काकी के लाली ले रानी रे नानी ने, ये आ जाएगा। और जब ऐसा हो गया तो मैंने इसके ऊपर रखा या नीचे या अंदर रखा तो मैं और पर आ जाएगा। और जब कर दिया तो मुझे आश्चर्य हो गया। तो ये पूरी के पूरे 8 कारक विभक्तियाँ आपकी सॉल्व हो गई।
तो इन 8 कारक विभक्तियों को समझना पहले, फिर अपन को तत्पुरुष समास को करना है। अगर आप इन 8 कारक विभक्तियों को समझने लगे तो तत्पुरुष समास का अब हम पहला जो पार्ट है, जो उसका पहला पार्ट है, तो अब देखो तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है। तो देखो कर्म तत्पुरुष, देखो कर्ता को हटा दो, आश्चर्यजनक को हटा दो। कारक विभक्ति तो आपको याद है ना, पहला कर्ता को हटा दो, उसकी कारक विभक्ति हटा दो, आखिरी वाला जो आश्चर्यजनक वाली हटा दो, तो आपके पास कितनी कारक विभक्ति होती है? टोटल 8 होती हैं। 2 आपने हटा दी, पहली हटा दी और लास्ट हटा दी, तो आपके पास कितनी बची? आपके पास जो है ना वो 6 कारक विभक्ति बची। तो 6 तत्पुरुष समास के 6 भाग होते हैं। अब तत्पुरुष समास के 6 भाग कौन से होंगे? तो जो आपने हटाई उनको छोड़ के जो कारक विभक्ति बची थी वो उन्हीं के नाम लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, फिर हो जाएगा आपादान तत्पुरुष, फिर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष, और संबंध तत्पुरुष के बाद अधिकरण तत्पुरुष। बस ये समास है, ये इनकी कारक विभक्तियों को अपन को हटाना है, और अगर विग्रह करते हैं तो इनकी कारक विभक्तियों को अपन को प्रकट कर देना है। बस सिंपल सी बात है। अब हम कर्म तत्पुरुष को लेते हैं। इसका जो पहला पार्ट है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। अब देखो कर्म तत्पुरुष को जब हम लेंगे तो किस प्रकार से इसको देखते हैं। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? इसकी कारक विभक्ति क्या है? कर्ता ने कर्म को, तो इसमें क्या होगा? को कारक विभक्ति, को की जो कारक विभक्ति है इसका लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, और विग्रह करेंगे तो ये प्रकट हो जाएगी। तो इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं कर्म तत्पुरुष। आप समझ गए ना? अब जैसे मैं लेता हूँ, वो देखना, वो अपन को ध्यान रखना, संज्ञा के साथ संज्ञा पद, संज्ञा के बाद साथ क्रियापद, क्योंकि ये तत्पुरुष का है, तत्पुरुष का सिद्धांत है। तो अगर इनको हम लेते हैं तो पहले हम जैसे लेते हैं जनप्रिय। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, जनप्रिय, जनप्रिय लेते हैं। अब देखो जनप्रिय कौन सा समास है? तो इसे तोड़ के देख लो, जन को प्रिय, यानी जो व्यक्ति जन मतलब आम आदमी सभी को, जो व्यक्ति जन को प्रिय है वो क्या है? जनप्रिय है। जैसे एक शब्द मैंने लिया है सर्वप्रिय। सर्वप्रिय को अगर मैं लेता हूं तो देखो यहाँ पर सर्वप्रिय का मतलब क्या होता है? सर्व माने होता है सभी को, और प्रिय मतलब प्यारा, जो सभी को प्यारा है। बोले ये कौन है? ये बोले सबको प्यारा है। अब सबको प्यारा है मतलब सर्व को प्यारा है, तो सर्वप्रिय, सर्वधन प्रिय, तो सभी को प्यारा है। अब देखो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये क्या है? मैं कौन हूँ? मैं मतलब मैं हूँ कौन? तो सर्व मतलब सभी, सभी कौन है? सभी को हम जैसे हमने कहा सब आ जाओ, सब आ जाओ, तो ये संज्ञा है। अब सब किस प्रकार की संज्ञा है मैंने ये नहीं पूछा है। प्रिय, प्रिय मतलब ये भाववाचक संज्ञा है, प्रिय मतलब प्यारा हूँ। अब मैं आपसे प्यार करता हूँ तो प्यार क्या होता है? भाव होता है। भाव क्या होता है? संज्ञा। मैंने आपसे कहा प्यार, तो प्यार मतलब आप अंडरस्टैंडिंग बना ली, अंडरस्टैंडिंग बना ली तो एक भाव प्रकट हो गया कि प्यार क्या होता है। जब भाव प्रकट हो गया है तो भाव प्रकट करने में जो अंडरस्टैंडिंग बनती है तो वो क्या होता है? संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। तो संज्ञा का मतलब क्या होता है? संज्ञा का मतलब होता है कि जो चीज इमेज बन जाए, आपके ब्रेन में जिसकी इमेज बन जाए वो संज्ञा हो, जिसकी इमेज ना बने वो संज्ञा नहीं है। चाहे वो संज्ञा कोई सी भी हो, चाहे भाववाचक हो, व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, कोई भी हो, इमेज क्रिएट होना चाहिए, इमेज क्रिएट होना चाहिए तो वो संज्ञा है। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि जैसे मैंने लिखा सर्वप्रिय, तो ये मैंने लिख दिया सर्वप्रिय। अब सर्वप्रिय का मतलब क्या हुआ? सर्व को प्रिय यानी सभी को प्रिय। तो ये सब को आया ना, को आया तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास हो गया। की आया तो कौन सा हो गया? संबंध बता रहा है। मैं आया तो क्या हो गया? या तो अंदर है या ऊपर है। तो कहने का मतलब है कि जिसकी कारक विभक्ति आती है उसी का तत्पुरुष का वही अंग ये ज्वाइंट हो जाता है, वही अंग धारण कर लेता है। जिसकी कारक विभक्ति आती है या जिसकी कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। बात समझ रहे ना? इस क्रियाविधि को ऐसे देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ स्वर्गीय। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया स्वर्गीय, तो ये मैंने लिखा है स्वर्गीय। अब देखो स्वर्गीय, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ?
स्वर्ग को गया, स्वर्ग को गया या स्वर्ग को गया हुआ। देखो इसका मैंने विग्रह किया है। अब स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्गीय किसको कहते हैं? जो स्वर्ग चला जाता है, जो स्वर्ग चला जाता है वो स्वर्गीय हो गए। तो स्वर्ग को गया, स्वर्ग में नहीं गया, स्वर्ग में अंदर थोड़ी घुस गया, स्वर्ग को चला गया। मतलब स्वर्ग में गया इसका मतलब होता है स्वर्ग हैं ही हैं। अब वो बात अलग है कि आप लोग कहने लगो नहीं सब स्वर्ग नरक तो हैं ही हैं, तो वो तो आपकी इच्छा है कि जहाँ भी हो, यहीं पे जो ऐस कर रहा है वो स्वर्ग में है, जो ऐसा नहीं कर रहा है वो नरक में है, तो वो तो आपका अपना थ्योरम होता है। स्वर्ग गए इसका मतलब होता है स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्ग में गया हुआ नहीं होता, क्योंकि स्वर्ग में गया हुआ का मतलब होता है यहीं पे स्वर्ग था वो यहीं के यहीं चला गया, ठीक है ना। तो ये जो है ना, जो को कारक विभक्ति का जो लोप हो रहा था, तो जैसे यस, यस यस में प्राप्त हो गया कि यस को प्राप्त हो गया, यस को प्राप्त हो गया, जो वो यस प्राप्त होता है। बात मेरी समझ रहे हैं ना। तो जैसे यश प्राप्त है तो उसे अपन तोड़ सकते हैं, यश को प्राप्त हो। तो यहाँ पे अपन को जो ध्यान देना था वो उसकी कारक विभक्ति पे ध्यान देना था। किसकी? कर्म तत्पुरुष में कर्म की कारक विभक्ति को या तो प्रकट होना चाहिए विग्रह पे, या जब अपन उसका संक्षिप्तीकरण करें तो उसका लोप होना चाहिए। तो ये था आपका कर्म तत्पुरुष। अब इसके बाद आता है करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष को जानने के लिए आपको इसी का जो दूसरा पार्ट आता है करण तत्पुरुष, तो करण तत्पुरुष को जानने के लिए एक बार फिर से आपको जो है ना, ये जैसे आया करण तत्पुरुष, अब इसकी कारक विभक्ति क्या होगी करण तत्पुरुष की? तो इसकी कारक देखो, कर्ता ने कर्म को करण से मतलब काम जिससे किया जाए, तो या तो से आएगा या द्वारा आएगा या के द्वारा आएगा, या के द्वारा। इनका लोप होना चाहिए और इनको प्रकट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा करण तत्पुरुष। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो ये देखो, ये चीज़ें आपको जो है ना नोट करना है, ये चीज़ें आपको व्यवस्थित तरीके से। देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा सा तो अंतर होता है, ये तो आप भी जानते हो। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में हम आपको जो है ना लिखवाएंगे तो आप लिखते चले जाएंगे, तो आप एक बार दो बार तो ठीक है, नहीं तो फिर बोरियत होने लगते, यार कहाँ तक लिखे हैं, ये तो पूरा है। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन में तो आप बैठे क्लास में आप लिखते हैं, जो ही बोलते हैं वो लिखते हैं, समझाते हैं, फिर आप कोई प्रॉब्लम है तो आप फेस टू फेस कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम नहीं आती है। और ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में चीज़ों को मिटाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक निश्चित दायरा है। आपके पास कॉपी है, पूरी खाली पड़ी है, आराम से लिख सकते हो। हमारे पास एक निश्चित दायरा है बोर्ड का। अब बोर्ड में अगर हम ऐसे ही लिखते चले जाएंगे तो हम तो पूरी दुनिया में चले, मतलब पूरे क्लास में, पूरे सिस्टम में वही लिखनी हो जाएगी, कहाँ कहाँ हम भगते फिरेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो यहाँ पे क्या है, यानी से का लोप होना चाहिए या ऐसे प्रकट होना चाहिए विग्रह पे, द्वारा का लोप होना चाहिए या ऐसे प्रकट होना चाहिए, के द्वारा का लोप होना चाहिए या ऐसे प्रकट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये करण तत्पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, तुलसीकृत। अब देखो तुलसीकृत को लेते हैं, तो ये लिखा है आपका तुलसीकृत, ये तुलसीकृत लिखा। इसको मैंने तोड़ा तो क्या आ जाएगा, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। कृत मतलब होता है रचना करना, कीर्तन करना, रचना करना। तो तुलसी द्वारा कृत यानी तुलसी के द्वारा रची गई, तुलसी के द्वारा जो रची गई वो तुलसी कृत है। तुलसी कृत रामायण, तो मतलब तुलसी के द्वारा रची गई रामायण, अपन जो कॉमन भाषा में ये बोलते हैं। तो तुलसी कृत का मतलब क्या होगा, तुलसी द्वारा कृत यानी तुलसी के द्वारा रचना की गई। आप समझ सकते हो। तो देखो द्वारा विग्रह पे प्रकट हुआ और तुलसी द्वारा कृत, इसको अपन को करना है तो इसका लोप कर दो, सीधे लिख दो तुलसी कृत। तो ये आपका समास बन गया है। कौन सा समास बन गया, करण तत्पुरुष समास बन गया है। अगर मैंने देखा कि मान लो लिखा है भूखमरा, भूखमरा लिखा है, भूखमरा। अब ये भूखमरा जो लिखा है तो इसको मैंने क्या किया, भूख से मरा, मतलब ऐसा व्यक्ति जो भूख से मर गया हो। तो देखो ये जो से है, ये से पृथक नहीं कर रहा, किसी चीज को जोड़ रहा है।
भूख उसके साथ जुड़ गई थी इसलिए वो मर गया, मतलब वो भूखा था इसलिए मर गया, तो भूख से मरा। तो ये देखो इसका विग्रह ये हुआ, और अगर ये आपके पास है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, भूख से मरा मतलब भूख मरा। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मदांध। अब देखो मदांध को जब हम लिखते हैं, ये लिखा है मदांध, मदांध को जब हमने लिखा तो इसे मद में अंधा होता है कि मद से अंधा होता है। देखो मद में अंधा का मतलब होता है कि मद कोई चीज़ है उसमें वो घुस गया और अंधा हो गया, वो होता मद में अंधा। हम लोग आज अक्सर कहते हैं कि कॉमन चीज़ में कहते हैं अरे वो तो मद में अंधा है, मद में अंधा नहीं, वो मद से अंधा होता है, मतलब उसके अंदर मद घुस गया है। वो मद में नहीं घुसा, मद मतलब एक तरह से अहंकार, तो एक तरह से अहंकार में वो घुसा नहीं है, अहंकार उसके अंदर घुस गया है, और जब अहंकार उसके अंदर घुस गया है तो वो क्या हो गया, उस मद में अंधा हो गया है। मतलब उस मद से वो क्या हो गया, मद में नहीं, मद से क्या हो गया, वो अंधा हो गया है। तो मदांध को हम क्या कहते हैं, मद से अंधा, मद से अंधा। तो ये जो है ना क्या हो गया, ये करण तत्पुरुष हो गया। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं स्वरचित। स्वरचित का मतलब होता है खुद से रचना, स्व धन रचित, रचित मतलब रचना, तो ये क्या हो जाएगा, स्व द्वारा रचित, स्व द्वारा रचित, यानी खुद के द्वारा जिसकी रचना की जाए उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं स्वरचित। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल लेते हैं ईश्वर प्रदत्त, मतलब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, तो वो क्या हो जाएगा, ईश्वर प्रदत्त हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बागदत्ता। बागदत्ता जो है ना, ये बागदत्ता, देखो बाग वही संधि आ गई, आपने देखा होगा तीसरे के पहले तीसरा है तो ये पहले अपने पहले में पहुंचेगा, तो देखो गा का पहला कौन सा होता है, ये हो गया बाक, बाक, और ये क्या हो गया दत्ता। मतलब वाक माने क्या होता है, वाक माने होता है वाक एवं अभिव्यक्ति, स्पीच। वाक माने क्या होता है, स्पीच, वाक मतलब कहना है। तो बाग दत्ता मतलब वाक के द्वारा प्रदत्त, दत्ता मतलब दिया गया, जो वाक के द्वारा दिया गया। मैं आपको स्पीच दे रहा हूँ तो क्या है, बागदत्ता। बागदत्ता जो देवी कहा गया है वो सरस्वती का रूप है, प्राचीन रूप, और एक देवी की हमें प्रतिमा प्राप्त हुई थी मध्य प्रदेश के विदिशा से। विदिशा से एक प्राचीन समय की देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी जिसे बागदत्ता कहा गया है। उन्हें बागदत्ता जो है ना वो शिक्षा की देवी थी, उस समय वो शिक्षा की देवी थी। आजकल शिक्षा की देवी जो है ना वो सरस्वती जी है। तो सरस्वती जी से पहले जो स्पीच की यानी शिक्षा की जो देवी थी वो कौन थी, वो बागदत्ता थी। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं, यानी बाग के द्वारा प्रदत्त यानी स्पीच के द्वारा प्रदत्त, तो वो बागदत्ता कहलाई। अगला एक अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे प्रेमातुर। प्रेमातुर ये प्रेमातुर है। अब देखो प्रेमातुर का मतलब होता है प्रेम में आतुर है कि प्रेम से आतुर है, प्रेम से आतुर है, ये होता है प्रेम से आतुर, प्रेम से आतुर, तो प्रेमातुर होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगला जो एग्जाम्पल लेते हैं, अगले एग्जाम्पल में अगर हम देखते गुरुदत्त, माने गुरु के द्वारा प्रदत्त, यानी गुरु के द्वारा जो दिया गया वो क्या होगा, गुरुदत्त होगा। तो अगर हम जैसे कहीं लिखा गुरु के द्वारा प्रदत्त या गुरु के द्वारा दत्त, तो इसका मतलब होता है गुरुदत्त। तो के द्वारा कहने का मतलब है कि हमें जो समझना था वो हमें ये समझना था कि कारक विभक्ति कौन सी प्रकट हो रही है, कौन सा लोप हो रहा है। तो ये था आपका करण तत्पुरुष का। अगले टाइटल में हम आपसे विचार करेंगे संप्रदान तत्पुरुष का। देखो संप्रदान तत्पुरुष की फिर कारक विभक्ति अगर आपको याद हो तो संप्रदान तत्पुरुष की कारक विभक्ति को जानने के लिए, संप्रदान तत्पुरुष की कारक विभक्ति है के लिए, संप्रदान तत्पुरुष, इसकी कारक विभक्ति क्या है, काय के लिए
के लिए, उद्देश्य के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब संप्रदान तत्पुरुष की कारक विभक्ति का लोप हो या वो प्रकट हो, तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो पुण्यदान, पुण्यदान जो है ना, ये इसका मतलब क्या होता है, देखो पुण्य को दान कर दिया, पुण्य को दान कर दिया मतलब जो हमारे पास पुण्य था हमने उसी को दान कर दिया। या कोई चीज़ हम दान करते हैं तो काय के लिए, पुण्य के लिए, कि ये चीज़ हम दान कर रहे हैं और पुण्य हमारे पास आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, पुण्य के लिए दान। के लिए कारक विभक्ति लोप होगी और के लिए कारक विभक्ति विग्रह करने पे प्रकट होगी, तो क्या हो जाएगा, पुण्य के लिए दान। तो ये हो जाएगा आपका पुण्य के लिए दान, पुण्य के लिए दान, पुण्यदान। दूसरा अगर हम इसको एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे है चिकित्सालय। चिकित्सालय को हम कैसे करते हैं आप देख सकते हैं, जैसे ये लिखा है चिकित्सालय, चिकित्सालय यानी चिकित्सा धन आलय। पहले इसको तोड़ के देखो, तो ये हो जाएगा आपका चिकित्सा धन आलय। चिकित्सा धन आलय का मतलब चिकित्सा के लिए आलय, आलय माने होता घर, और चिकित्सा तो आप जानते ही हो, चिकित्सा के लिए आलय, तो देखो के लिए आया, तो चिकित्सा के लिए आलय यानी के लिए, यहाँ पे जो है ना ये विग्रह करने पे ये आ जाएगा के लिए, चिकित्सा के लिए आलय। अगर हम अगला एग्जाम्पल है जैसे तपोवन है, देखो तपोवन को हम किस प्रकार से तोड़ते हैं, तपोवन को लेते हैं, ये है तपोवन, तपोवन। अब देखो यहाँ पे ओ है, अब फिर वही आ गया, ये हो जाएगा तपो विसर्ग वन। तो वन काय के लिए है, तप के लिए है, तप के लिए जो वन होता है वो तपोवन है, तो तप के लिए वन तपोवन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, अगर लिखा है तप के लिए वन तो अपन क्या लिख देंगे, तपोवन। तो ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैंने कहा था कि संधि अगर आपको आती है तो समास भी सरल, संधि आपको आती है संज्ञा सर्वनाम क्रिया भी सरल, संधि आपको आती है तो हिंदी सरल। संधि पे पकड़ होना चाहिए, लेकिन संधि पे आपकी पकड़ है नहीं, क्योंकि आपको संधि सब आती हैं। अब सब आती हैं फिर कर्मों को रोते हो हैं, तो वो आपकी इच्छा है भाई, आप कितना कर सकते। मेरा तो प्रयास है कि आप मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता सकूं। मैं तो सजेस्ट ही कर सकता हूं कि आप जो है ना अधिक से अधिक मेहनत करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपका समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। आप ये भी कमेंट कर सकते कि जैसे एग्जाम्पल कम दे रहा हूँ तो मैं ज़्यादा भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, या आपकी समझ में आ रहा है तो 2-4 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आप कमेंट जरूर करते हैं और मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आपको किस प्रकार का मटेरियल चाहिए, आपको कितना गहराई चाहिए, आप कितना डीप में जाना चाहते हैं या कितना आप ऊपरी चाहते हैं, वो तो भाई आप समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने पितृदान, पितृदान। अब देखो पितृदान में हम क्या देखते हैं, ये लिखा मैंने पितृदान, पितृदान। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये पितृदान। पितर कौन होते हैं, देखो पितृ मतलब हमारे पूर्वज और दान मतलब पूर्वजों के लिए दान, यानी पितृ के लिए दान जो हम पितृदान करते हैं। आप देखोगे एक समय आता है पितृदान के लिए, हैं बोलते ना पिंडदान कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, एक होता है पितरों को भोजन कराया जाता है तो पितृदान दान किया जाता है। काय के लिए दान किया जाता है, पितरों के लिए दान किया जाता है। पितर ही को दान नहीं कर देते क्या, पितर को दान कर दिया, जो भी पूर्वज है उन्हीं को दान कर दो, चले जाओ तुम, बस अब नहीं आना। तो हम क्या करते हैं, पितरों के लिए दान करते हैं, जिससे कि वो अच्छे आसानी से अपने स्वर्ग में विचरण कर सकें, स्वर्ग में आसानी से रह सकें। तो पितृ के लिए दान। यहाँ पे जो छात्रावास, छात्रों का आवास, मतलब जो आवास है वो छात्रों ही से बन गया है कि छात्रों के लिए आवास, छात्रों के लिए आवास होता है छात्रावास, ना कि छात्रों का बना होता है। छात्रों में आवास मतलब छात्रों ही में आवास हो गया है, ऐसा थोड़ी होता है। आप उनको डिफाइन करो, उल्टा सीधा डिफाइन करोगे, फिर अर्थ निकालने की कोशिश करोगे तो भाव बदल जाता, अर्थ बदल जाता। अर्थ भाव बदलना नहीं चाहिए, तभी तो आप समाज पे पकड़ बना सकते हैं। तो छात्रावास मतलब छात्रों के लिए आवास, तो छात्रावास हो गया। जैसे आता है कि एक हथकड़ी, हथकड़ी क्या होती है, हाथ की बनी कड़ी, मतलब हाथ ही की वो कड़ी बन गई कि हाथ के लिए कड़ी। अब देखो ना, हाथ हथकड़ी, हाथ की कड़ी है, हाथ की कड़ी है, इसका मतलब होता है कि वो जो बनी है, जो हथकड़ी जो बनी है वो हाथ ही की बन गई कि हाथ के लिए बनाई गई है। हाथ के लिए बनाई जाती है, वो हाथ की नहीं बनाई जाती है, वो लोहे की होती है, हाथ की नहीं होती है।
हाथ के लिए होती है। तो हथकड़ी को तोड़ते हैं तो वो क्या हो गया, हाथ के लिए कड़ी। जैसे डाक गाड़ी, डाक गाड़ी, डाक गाड़ी क्या होती है, बोले डाक की गाड़ी है। डाक मतलब वो गाड़ी जो बनी है वो डाक से बनी है, इसका मतलब क्या होगा, डाक से बनी, डाक की गाड़ी है नहीं, डाक के लिए गाड़ी है। अब डाक के लिए गाड़ी है मतलब उसका यूज काय के लिए होता है, डाक के लिए होता है, डाक को ले जाती है, डाक को ले आती है, तो वो डाक गाड़ी है। राह खर्च, राह का खर्च होता है कि रास्ता का खर्च हो गया, कि राह के लिए खर्च होता है। देखो जो आपको खर्च दिया जा रहा है घर से, वो आपका जेब के लिए खर्च है, राह के लिए खर्च है, तो वो क्या हो जाएगा, राह खर्च। यहाँ पे एक सत्याग्रह है, सत्य के लिए आग्रह के सत्य का आग्रह, मतलब सत्य ही का आग्रह कर दिया कि सत्य के लिए हम आग्रह करते हैं। हम काय के लिए आग्रह करते हैं, सत्य का आग्रह नहीं करते, सत्य के लिए आग्रह करते हैं। कि जो हम आग्रह कर रहे हैं वो काय के लिए, सत्य के लिए, यथार्थ के लिए आग्रह कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं सत्याग्रह हैं। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास का मतलब होता है युद्ध के लिए अभ्यास कर रहे हैं कि युद्ध ही का अभ्यास कर रहे हैं। युद्ध का अभ्यास का मतलब होता है युद्ध कोई चीज़ है हम वही से खेलने लगे, वो थोड़ी होता है। युद्ध के लिए अभ्यास करते हैं कि हम प्रिपेयर हो रहे हैं, काय के लिए, युद्ध के लिए हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा क्रीड़ांगन, एक शब्द आता है क्रीड़ांगन, मैं एक मतलब ऐसे शब्दों को ले रहा हूँ, क्रीड़ा, क्रीड़ांगन। देखो इसको अपन क्या करेंगे, क्रीड़ा धन आंगन, आंगन, आंगन तो आप समझते ही हो, आंगन मतलब मैदान, आंगन मतलब आपके घर के आगे जो मैदान होता है, और काय के लिए, क्रीड़ा के लिए, यानी खेल का मैदान। तो खेल का मैदान होता है, मतलब खेल का बना होता है वो मैदान, खेल के लिए मैदान होता है, काय के लिए होता है वो, खेल के लिए, तो क्रीड़ा के लिए आंगन। यज्ञशाला, जैसे देव बलि, देव बलि तो देवता के लिए बलि होती है वो, देव बलि काय के लिए होती है, देवता के लिए बलि होती है, कि देवता की बलि चढ़ा देते हैं अपन, देवता की बलि नहीं होती है, देवता के लिए बलि होती है। जैसे बलि पशु, एक शब्द लेते हैं बलि पशु। देखो बलि पशु, पशु तो आप जानते हैं मतलब क्या होता है, बलि के लिए पशु जो होता है, जिस पशु की बलि चढ़ाना होती है, तो बलि के लिए जो पशु होता है, तो के लिए, बलि के लिए पशु क्या कहलाता है, बलि पशु कहलाता है। इस प्रकार से हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये है आपका संप्रदान तत्पुरुषो, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। आप एक बार कोशिश करके देखिए, आगे एक बार इसको जो है ना अपने हाथों से करके देखिए, और अगर आप कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप समाज से कोई भी समास आ जाए, कैसा भी समास आ जाए, एक बार अगर आपने प्रयास किया तो समासों पे आपको बहुत अच्छी महारत हासिल हो सकती है। आप समासों से क्वेश्चन जो है ना जाने नहीं देंगे, विश्वास कीजिए। इस वीडियो को जो है ना कम से कम एक दो बार आप देखो, एक दो बार आप देखोगे तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और जैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो फिर धीरे धीरे आप समझने लगेंगे। इसके आगे का पार्ट जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ना उपलब्ध कराऊँ।